मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राज्य की उत्पत्ति के ही कड़ों में ओरिजिन ऑफ द स्टेट की कड़ी में पढ़ते हुए अपन आगे सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कह लो, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, उसको पढ़ते हैं कि ये क्या मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है वो कैसी हुई है। इससे पहले अपन ने आंगिक सिद्धांत और देवी उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसे जैसे नाम से ही तय होता है। समझौते का अगर अपन नाम देखें सबसे पहले, तो नाम से ही पता चलता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी समाज के द्वारा समझौता करके और राज्य की उत्पत्ति की गई है। अब कैसे की गई है, ऐसे समाज की क्या स्थिति थी, कैसा मानना था, इन सब के बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे कि किस किस तरीके से इनका अध्ययन हुआ था या किस तरीके से इन लोगों ने माना है। उदारवादी विचारक जो है, उन्होंने राज्य को ये लोग एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सभी मनुष्यों या उसके समूहों ने, दो चीज़ें यहाँ पर, या तो मनुष्य या उनके समूह ने मिलकर अपने लाभ या हित के लिए बनाया गया है। उदारवादी बेसिकली क्या मानते हैं कि स्टेट एक ऐसी संस्था है, राज्य वो एक ऐसी संस्था है जिसे या तो मनुष्यों ने या उनके समूह ने मिल करके अपने लाभ या हित के लिए बनाया गया है। यानी नहीं तो कोई देवी उत्पत्ति से इनडायरेक्टली अगर अपन बात करें तो आंगिक सिद्धांत और देवी उत्पत्ति सिद्धांत का सीधा ये लोग खंडन करते हैं कि ऐसा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लोगों का है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो राज्य के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिसे उदारवाद की पुष्टि होती है। यानी सर ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये भी ऐसी ही परिकल्पनाओं की चर्चा करता है जिसमें उदारवाद की पुष्टि होती है। क्योंकि इसमें क्या कल्पना की गई है, इसमें यही तो कल्पना की गई है राज्य का निर्माण है वो सब मनुष्य मिल करके सबके हित साधन के उद्देश्य से राज्य का निर्माण किया गया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में अगर अपन देखें, जो सिद्धांत के सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया है, तो इसमें 17वीं शताब्दी में तो 2 अंग्रेजी विचारक हुए, हॉब्स और लॉक, और 18वीं शताब्दी में रूसो। ये जो 3 फ्रांसीसी विचारक थे, रूसो फ्रांस के, तो ये जो 3 लोग थे इन्हीं की देन है। हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौते सिद्धांत के जनक है ये लोग। इनके अलावा भी अगर अपन बात करें तो इससे पहले इन्होंने भी अन्य विचारकों ने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो चिंतन है उसको आगे विकसित किया है। जिसमें से अगर अपन बात प्रसिद्ध उदारवादी विचारक ले लो, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक के नाम है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन तीनों ने भी अपने अपने भिन्न भिन्न दिशाओं में अपने विचार व्यक्त किए हैं, विकसित किए हैं और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए भी सुझाव दिए हैं। ये जो अब सामाजिक समझौते के जो प्रवर्तक है, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन लोगों ने राज्य की स्थापना से पहले एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। अब अपन ये अध्ययन करेंगे कि ये प्राकृतिक दशा जो थी, जिस प्राकृतिक अवस्था की ये मतलब नेचर ऑफ स्टेट की जिसकी ये कल्पना करते हैं, उसमें उस नेचर ऑफ स्टेट में प्राकृतिक दशा में मनुष्यों का जीवन किस प्रकार था और राज्य की स्थापना के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, इस बारे में। यानी 2 ही चीज़ें यहाँ बेसिकली अगर अपन ध्यान दें तो अगर राज्य की स्थापना से पहले जो कल्पना की इन्होंने उसमें कि मनुष्यों का जीवन वो किस प्रकार का था और राज्य की स्थापना के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, इस विषय में तीनों विचारकों ने अलग अलग विचार है वो रखे हैं, जो अपने अपने अलग अलग विचार पर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हॉब्स के व्यू क्या है इसको लेकर के, कि हॉब्स है वो क्या मानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन हॉब्स की। इससे रिगार्डिंग एक वीडियो पहले भी चैनल पर है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि वो हॉब्स है वो किस तरीके की बात करते हैं। हॉब्स की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है लेवियाथन, लिखी गई थी 1651 में। अब मतलब एक ऐसी हॉब्स स्टार्टिंग में क्या कल्पना करते हैं कि एक प्राकृतिक दशा है, एक ऐसी प्राकृतिक स्थिति है जिसमें न तो कोई कानून है, न कोई राज्य है, न कोई सरकार है, न कोई समाज है। हर एक व्यक्ति अपनी मस्ती में घूम रहा है और व्यक्ति का स्वभाव है, स्थिति है वो लड़ाई झगड़े की, छीना झपटी की है। व्यक्ति का स्वभाव है वो एकदम मतलब ये है ना, जो घनघोर स्वार्थी प्रवृत्ति का है आदमी, जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, वो चाहे वैसा अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप अब जीवन कैसा होगा मनुष्य का, एकांकी, दीनहीन, घृणित, पाश
क्षणभंगुर, अब है अगली देर में नहीं है, अकेला है, गरीब है, दीनहीन है, घृणित है, एक दूसरे से घृणा से भरे हुए हैं, और एक क्षणभंगुर है, यानी कुछ देर के लिए है, अगले पल के लिए पता नहीं। यानी हर एक मनुष्य को डर सता रहा है हर दूसरे मनुष्य से, कि कहीं ऐसा न हो कि वो अपने सुख के लिए दूसरों को पराधीन भी बना सकता है, दूसरों को मार भी सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जिसके पास शारीरिक शक्ति है वो सबसे ताकतवर है, और दूसरे वो उससे बचते फिरते हैं। तो ऐसी डर में, अब ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हो कि कोई आदमी उद्योग धंधा या कोई व्यवस्थित उत्पादन, कृषि, खेती बाड़ी कुछ कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता है। लेकिन इन सब के बीच में एक प्राकृतिक कानून भी है, एक प्राकृतिक कानून है। होब्स एक ही कानून देता है और उसका नाम है आत्मरक्षा का नियम। होब्स इनको ये बोलते हैं, आत्मरक्षा का नियम। अर्थात व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब इस आत्मरक्षा का नियम में ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक हर मनुष्य का ध्येय क्या है? शांति स्थापित करना है। मिलजुल करके सब अपनी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसका त्याग करेंगे, अपने समझौतों का पालन करेंगे, उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं हो कि उपकार करने वाला का अनुपम न हो। तो ये जो नियम है आत्मरक्षा का नियम, यही होब्स के अनुसार कॉमनवेल्थ की स्थापना करता है। होब्स राज्य को क्या नाम देता है? कॉमनवेल्थ। होब्स कहता है कि ये जो प्राकृतिक जो नियम है यही राज्य की स्थापना करते हैं, इसको होब्स नाम देते हैं कॉमनवेल्थ। यही प्रेरणा देता है, और उसी से सामाजिक समझौते से स्थापना होती है, और बाद में एक वो लोग मिल करके एक प्रभु सत्ताधारी को स्थापना करते हैं, और वह प्रभु सत्ताधारी ये जितने भी अत्याचारी लोग हैं इन सबको नियंत्रण कर सके, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको सुरक्षा दे सके। तो अब यहाँ पर होब्स कहते हैं ऐसी स्थिति में एक राज्य की उत्पत्ति होती है। तो होब्स का प्राकृतिक अवस्था के बारे में, सामाजिक अवस्था के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कॉमन सा सीधा सा अगर अपन देखें तो ये मानना है ऐसी स्थिति थी जिसमें किसी की कोई रक्षा नहीं थी, संपत्ति का कोई सवाल पैदा नहीं होता, उद्योग धंधे नहीं थे, कृषि नहीं थी, एकदम अकेला व्यक्ति था, उसका कोई नहीं था, सबको एक दूसरे से घृणा की दृष्टि से देखते थे, जीवन क्षणभंगुर था। लेकिन एक नियम था, कौन सा? आत्मरक्षा का नियम। आत्मरक्षा का नियम ये कहता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो शांति की स्थापना करता है, मिलजुल करके प्राकृतिक स्वतंत्रता हम त्याग सकते हैं और अपने समझौतों का पालन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा होने पर समस्त लोगों ने ये मान लिया, ये कह लिया, और एक कॉमनवेल्थ की इससे एक समझौता निकला। ये आत्मरक्षा का नियम ही समझौता करवाता है, जिसमें हर एक को लगता है कि इस तरह का जीवन है वो कब तक रहेगा। तो ये जो कॉमन सेंस है इंसान का वो समझौता कराता है, और उस समझौते के फलस्वरूप है वो राज्य की उत्पत्ति होती है। और ऐसी उत्पत्ति में जिसको राजा बनाया जाता है उस व्यक्ति को सब कुछ सौंप दिया जाता है, यानी उसका आदेश ही कानून है, और कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्तियों को, वो राजा जो है वो व्यक्तियों को अगर सुरक्षा देने में असफल हो जाता है तो उसको मार करके दूसरा राजा चुना जा सकता है। यानी वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ पर होब्स है वो उस राजा का विरोध करने की अनुमति देता है, वो देता है आत्मरक्षा। यानी आत्मरक्षा में अगर वो राजा अगर लोगों की सुरक्षा करने में अगर फेल हो जाता है तो होब्स है वो उनको हटा देता है। उसको कहता है कि राजा को हटा दो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना ही हो कि जनसाधारण की इच्छा के उद्देश्य से हुई है, और वो अपने अगर उसकी सुरक्षा करने में सफल नहीं रहता तो फिर ऐसे राजा का कोई औचित्य नहीं है। इसी कड़ी में अगर अपन आगे देखें तो सेकंड विचारक आते हैं लोक। दूसरे विचारक है लॉक। अब लोक क्या मानते हैं? लोक की कृति का नाम है शासन पर दो निबंध, हिंदी में, और इंग्लिश में टू ट्रीटीज ऑन ऑफ सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये 1690 में लिखी गई किताब बहुत ही प्रसिद्ध करती है, जिसमें लॉक है वो सामाजिक समझौते की बात करता है। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट।
ये जो लॉक की जो कृति है, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये वही कहती है। लॉक। अब लॉक किस तरह की प्राकृतिक दशा का जो चित्रण करता है वो होब्स की तरह नहीं है, बिल्कुल होब्स का पूरा उल्टा है। लॉक कहता है समाज नहीं है, सरकार नहीं है, लेकिन मनुष्य है वो बहुत ही विवेकशील है, अपने नियमों का पालन करने वाला आदमी है और दूसरों पर भरोसा करने वाला है, एकदम शालीन है, व्यवस्था प्रिय है, मोल जोल में भरोसा रखता है, अपने ऊपर शासन करता है। हर एक व्यक्ति शांति से रह रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक अवस्था जो है वो शांतिपूर्वक है, सद्भावनापूर्वक है, सहायता और रक्षा वाली दशा है। अब सब लोग है वो अपनी स्वेच्छा से कानून का पालन करते हैं और लोग ये मानते हैं कि प्राकृतिक कानून का अर्थ है नैतिकता के वे नियम जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। यानी उन समस्त नियमों का पालन करने के लिए मनुष्य है वो, उसकी आत्मा ही उसको कहती है कि इन नियमों का पालन है वो होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की। लेकिन और ये लोग हॉब्स तो एक ही अधिकार देता है, लोग तीन प्रकार के अधिकार देते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यानी हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, अच्छे से अपनी आज़ादी को बनाए रखने का अधिकार है और अपनी संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार है। अब लोग कहता है फिर अगर ऐसी स्थिति है लोग के हिसाब से तो फिर समझौता कैसे होता है। अब लोग कहता है कि दिक्कत और कुछ नहीं है, बस दिक्कत दुविधा एक ही जगह है, संपत्ति का, कि आज तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कल को कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो जिससे एक दूसरे की संपत्ति हड़पनी शुरू कर दे, तो वहाँ पर जाकर के मनुष्य वो नैतिकता को भूल सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो लोगों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी हमेशा हमेशा के लिए दे सके। तो इस प्रकार लोग दो प्रकार के समझौतों की बात करते हैं। पहला समझौता होता है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों में ही ख्याल आता है। पहला समझौता होता है लोगों के बीच में, जिसमें आपस में कहते हैं हमें एक राज्य की उत्पत्ति करनी चाहिए या एक ऐसे संगठन की उत्पत्ति करनी चाहिए जो हमें भविष्य में हमारी संपत्ति को, क्योंकि किसका डर किसका है, सिर्फ संपत्ति का, संपत्ति को हमारी को और हमारी खुद की रक्षा की गारंटी दे सके। तो लोगों में सहमति बन गई। फिर लोगों के दूसरा जो समझौता होता है वो होता है लोगों के समूह और लोगों व राजा के मध्य। यहाँ पर राजा की उत्पत्ति है, यानी पहले समझौते में क्या बनता है, समाज एक तरीके का, दूसरे में सरकार। दो समझौते होते हैं, दूसरे में सरकार की उत्पत्ति होती है। तो ये जो स्थिति है, लोग कहता है कि जो दोनों का जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य का सीधा सीधा सा मतलब यही है कि हमें केवल सरकार की स्थापना के लिए सहमति की जरूरत है और एक तरीके से लोक है वो संवैधानिक शासन की बात करता है और इस प्रकार से बगैर कोई खून खराबे के शांतिपूर्ण तरीके से प्रभुसत्ता देता है। लोक ने तो उनको हॉब्स की तरह पूरे अधिकार देता है, बल्कि लोक कहता है कि अगर जहाँ कहीं भी लोगों को लगता है कि उसके जो राजा जिसको बनाया गया है वो अपने मतलब कर्तव्यों का पालन में फेल होता है, उसको हटा करके दूसरा राजा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार लोग कहता है कि संपत्ति की अधिकार की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तीसरे जो महत्वपूर्ण है वो है रूसो। रूसो है वो बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इसके बारे में रूसो भी बात करते हैं। लेकिन रूसो क्या कहते हैं, रूसो का अलग ही है, दोनों का मिक्सचर है। रूसो है वो बिल्कुल दोनों के मिक्सअप की बात करते हैं। रूसो कहते हैं कि मनुष्य है वो प्रकृति के अंचल में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में बहुत ही बेहतरीन अटखेलियाँ करता था, एकदम सिंपल सा व्यक्ति था, समानता रहता था, सुखी जीवन था। लेकिन सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों में सभ्यता का विकास हुआ तो समाज में फिर भेदभाव भी आ गया। राज्य की उत्पत्ति है वो निजी संपत्ति की रक्षा के लिए होती है, विषमताओं को बढ़ावा देती है और रूमानी शैली में रूसो है वो प्रकृति की ओर लौटो का नारा देता है। क्योंकि रूसो क्या मानता है, प्रकृति की और लौटो। क्योंकि रूसो ये मानता है
कि जब तक निजी संपत्ति नहीं थी, यानी जब तक संपत्ति नहीं थी, तब व्यक्ति का जीवन है वो ज़्यादा खुशहाल सुखी में था, उसको न किसी से कोई लेना देना था नहीं था। लेकिन एक लालची व्यक्ति ने जिस दिन पहले दिन एक कोई इतनी सी जगह घेर करके बोला कि ये मेरी जगह है और मैं इस जगह का मालिक हूँ, वहीं से निजी संपत्ति की उत्पत्ति हुई और निजी संपत्ति के साथ ही विषमता आ गई। समानता की जगह विषमता आ गई, लोग एक दूसरे से वो यूँ होने लग गए। तो और इसीलिए रूसो बार बार क्या कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, वापस उसी अवस्था की ओर जाओ, वहाँ पर हम शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब और इसी कारण रूसो वास्तव में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो सामाजिक समझौता है वो दिया किसने? सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया हुआ स्टार्टिंग में हॉब्स ने, लेकिन रूसो की किताब का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। रूसो की किताब का नाम ही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब है, वो रूसो ने लिखी है। अब रूसो क्या कहता है, जो महत्वपूर्ण करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें फिर अपना वो शुरू में क्या लिखता है? रूसो का एक बहुत ही फेवरेट और एक काफ़ी मतलब प्रसिद्ध उक्ति है जिसमें रूसो उल्लेख करते हैं कि मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है। स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा रहता है। सिर्फ पैदा स्वतंत्र होता है, उसके बाद में आदमी वो हर एक चीज़ के साथ उलझन होता है। और जैसे ही मनुष्य नागरिक समाज में आता है वो अपनी जो मतलब प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो खो देता है, वो पराधीन हो जाता है। और इसी कारण रूस जो है वो एक लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सब लोगों के बीच में संप्रभुता होनी चाहिए किसी एक के पास में। तो रूसो किस तरह के राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं? रूसो कहते हैं जैसे निजी संपत्ति आई, निजी संपत्ति की रक्षा के लिए या निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। क्योंकि वहाँ पर स्थिति क्या है भाई, सीधी सी बात है कि संपत्ति की सुरक्षा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि निजी संपत्ति आती भेदभाव शुरू हो जाता है। और उसी लिए लोग आपस में मिल करके और एक समझौता करते हैं। समस्त लोग ही शासक है। रूसों के यहाँ कोई एक राजा नहीं है, सारे लोग राजा है, समस्त नियमों का पालन करने वाले हैं और मिल करके। इसी कारण रूस जो है वो बात करता है सर्वोच्च इच्छा की। सर्वोच्च इच्छा की जो सर्वोच्च इच्छा है वही मनुष्य को मतलब समस्त लोगों की जो इच्छा है वो ही इच्छा ही मनुष्य को एकदम सही ट्रैक पर ले जा सकती है और सब लोग मिल करके ही अपना काम है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक अवस्था रूसों की लोक की काफ़ी समानता है। होब्स अलग ही बात करता है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति भी तीनों अलग अलग कारणों से अपने बताते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों लोग हैं वो राज्य की उत्पत्ति कहते हैं। लेकिन तीनों का जो निचोड़ है वो एक ही चीज़ पर आकर के टिकता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो लोगों के आपसी सहयोग की बदौलत हुई है, अन्य कोई कारण से नहीं हुई है। अब अपन तीनों का थोड़ा सा एक वो मिक्सअप देख लेते हैं कि किस किस तरीके से क्या बात करते हैं सामाजिक समझौते की धारणा में। पहला है विवेच्य विषय, यानी टाइटल इश्यू क्या है। फिर है होब्स उस चीज़ को क्या मानता है, लोक क्या मानता है और रूसो क्या मानते हैं। जैसे मानव की प्रकृति स्वार्थी और हृदयहीन, होब्स कहता है एकदम गया गुजरा है आदमी। लोक कहता है विवेकशील प्राणी है, दिमाग वाला है। ये कहता है सरल है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, एकदम अपने आप में अपनी धुन में रहने वाला है। प्राकृतिक दशा कैसी है, लड़ाई झगड़ा छीना झपटी एक दूसरे का डर, ऐसी स्थिति है। लोक कहता है शांति है, सद्भावना है, परस्पर सहायता है। और रूसो भी कहते हैं कि सुख और शांति का वातावरण है। प्राकृतिक अधिकार सिर्फ एकमात्र देता है आत्मरक्षा का अधिकार। जो लोक है वो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार देता है, और ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। अब सामाजिक अनुबंध जो होता है उसका उद्देश्य क्या है? एक ऐसे शक्तिशाली प्रभु सत्ताधारी की स्थापना जो सबको नियंत्रित कर सके और सबकी रक्षा कर सके। लोक का क्या उद्देश्य है कि एक ऐसी सरकार की स्थापना जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वाले को दंड दे सके। बस सीधा सीधा सा
प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वाले को दंड दे सके। और रूसो की क्या इच्छा है कि अभाव की स्थिति पैदा होने पर ऐसे नागरिक समाज की स्थापना जिसमें श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षा प्राप्त हो, श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षा प्राप्त हो। ये इस तरीके की स्थिति के कारण सामाजिक अनुबंध होता है। अब है फिर सामाजिक अनुबंध की प्रकृति कैसी है। सब मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि वे अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंप रहे हैं। सारे मनुष्य, समुदाय के सदस्य यह वचन देते हैं कि ये लोक है जो कहते हैं कि समुदाय के सदस्य वो यह वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं को अपने न्यायाधीश नहीं होंगे और बल्कि यह शक्ति सरकार के पास रहेगी। अगर नियम का उल्लंघन होता है तो सही न्याय कौन करेगा, ये सरकार डिसाइड करेगी। रूसो कहते हैं सब मनुष्य अपनी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके पूरे समुदाय को सारे अधिकार सौंप देते हैं जहां उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता छोड़ करके नागरिक स्वतंत्रता है वो ले लेते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो रहता है। प्रभु सत्ता का स्वरूप कैसा है, होब्स देता है सर्वोच्च और पूर्ण प्रभु सत्ता, लोक देते हैं सीमित प्रभु सत्ता, यानी सरकार की शक्ति है वो समुदाय की धरोहर के रूप में है। और इधर ये देते हैं, वो देते हैं पूर्ण अविभाज्य और अदेय संप्रभुता, यानी ऐसी संप्रभुता जो पूरी है, बांटी नहीं जा सकती और अदेय है, अन्य किसी को दी भी नहीं जा सकती। उपयुक्त राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पूर्ण सत्तावाद। होब्स पूर्ण सत्तावाद, विरोध के अधिकार की गुंजाइश नहीं है, पूर्ण सत्तावाद देता है। ये संविधानवाद और क्रांति के अधिकार को मान्यता देते हैं, लॉक। और ये लोकप्रिय प्रभु सत्ता यानी विरोध का अधिकार है वो निर्थक होगा, क्योंकि सारे लोग जब एक दूसरे के समर्थन में होंगे तो रूसो कहते हैं कि विरोध का अधिकार निर्थक होगा। तो इस प्रकार ये जो आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो तीनों का जो मिक्सअप है उस सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। समस्त लोगों को वक्त देने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।